फील्ड मार्शल के बयान से आप क्या समझते हैं? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर यकीनी तौर पर मैं जैसा जवाब दिया जाएगा। तो क्या कोई जंगी माहौल बनता अब आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि भारतीय आर्मी चीफ भी धमकियां लगा रहे हैं पाकिस्तान को। तो फिर मुझे प्रोग्राम में लेने का, देखिए पहली बात ये है कि जो फील्ड मार्शल साहब ने कहा है वो तो बिल्कुल ठीक है कि हम अमन पसंद मुल्क हैं और जब कभी हमारे ऊपर जारियत हुई है तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आगे भी अगर ऐसा ही हुआ तो हम यही करेंगे। लेकिन जहां तक जंगी माहौल का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि जंगी माहौल फिलहाल नहीं है और उसकी एक वजह है जो मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, जब आप किसी जंगी महाज पे जाने लगते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ ये कि आप को आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है, इनमें एक हम आहंगी होनी चाहिए और आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये इदराक होना चाहिए कि आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है, उसकी एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। उसी हिसाब से फिर आप अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि एक कंप्लीट इंटेलिजेंस असेसमेंट होती है। उस असेसमेंट में हर चीज़ की डिटेल होती है। इस हद तक जाया जाता है कि जो आपका दुश्मन मुल्क है उसके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो सोचते कैसा है, वो काम क्या करते हैं, किस चीज़ का कैसे रिएक्शन देंगे। तो ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस हद तक उसमें जाया जाता है। अब ये जो मई का वाकया हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इससे पहले ये समझा जाता था और शायद ये हम खुद भी ये समझते थे कि हमारा और भारत का कन्वेंशनल डिस्पेरिटी है, जिसकी वजह से हमेशा जंग का खतरा मुसल्लत रहता था भारत की तरफ से। दुनिया भी ये समझती थी, भारत खुद भी ये समझता था। लेकिन मई में पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, तो वो जो कन्वेंशनल डिस्पेरिटी का एक ख्याल था दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है। अच्छा, एक और आर्गुमेंट इसमें ये आता है कि अगर ये जंग लंबी होती तो शायद पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होती। देखिए, पाकिस्तान ने इस जंग को लंबा नहीं होने दिया। पाकिस्तान ने जो एस्केलेशन लेटर था उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखा और इस जंग को लंबा नहीं होने दिया। चीफ तो ये भी बात कर रहे हैं कि अगर अब जंग होती है पाकिस्तान के साथ तो वो 4 साल तक भी चल सकती है। तो ये इस किस्म के जो बयान आ रहे हैं वहाँ से, आप समझते हैं कि ये कोई हकाइक पर मबनी है या उनका कोई मंसूबा ऐसा है, कोई प्लान आउट कर ली है उन्होंने चीज़ें? नहीं, ये इनकी बिल्कुल गलत फहमी है। देखिए, अगर वो जंग जल्दी देर तक चल सकती होती तो वो मई में भी ये चला सकते थे, क्योंकि उन्होंने एग्रेशन किया था, उन्होंने अटैक किया था। तो ये जो एस्केलेशन लेटर है इसका कंट्रोल उनके पास होना चाहिए था। लेकिन आगे का लाहे-अमल को बता रहे हैं कि हम 4 साल तक एक्सीड कर सकते हैं अगर जंग करते हैं। तो ये आगे का लाहे-अमल, ये उनकी खामख्याली। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए, वो जो दो चीजें एसेंशियल होती हैं ना जंग में जाने के लिए, उन दोनों का फुकदान था इंडिया भारत की तरफ। एक तो ये कि उनकी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है उसमें कम्युनिकेशन गैप था, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको ये नहीं पता था कि उनकी मिलिट्री जो पॉलिटिको रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने सेट किए हैं उनको हासिल कर सकती है या नहीं कर सकती है। और दूसरी चीज कि उनका कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर था पाकिस्तान के बारे में। जंग वो जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है या बाकी दुनिया है, वो जो कन्वेंशनल डिस्पेरिटी देख रही थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग के हिसाब से, वो नंबर्स पे और स्ट्रेंथ पे देख रहे थे, और जो नए इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म उन्होंने लिए थे उनकी बेसिस पे वो उसको कैलकुलेट कर रहे थे। जबकि जो आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटी होती है वो खाली इस चीज पर नहीं होती है, वो असल में इस चीज पर होती है कि आप इन चीजों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इनसे फायदा कैसे उठाते हैं, जरूरी और है। वहां पे आपकी जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है ना, उसका फर्क आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। वकार खान साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से अभी बात भी कर रहे थे सर कि मिलिट्री कैपेबिलिटी और मिलिट्री कैपेसिटी दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। भारत के पास मिलिट्री कैपेसिटी तो है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, तो जंग किस तरह से कर सकता है वो पाकिस्तान के साथ? तो जिस किस्म की धमकियां आ रही हैं भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से, और एक तरफ भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय दिफाई सनत पर बड़ा अदम एतमाद का इजहार किया है, तो ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर जो फौजी क़यादत है उनके अंदर ही फूट पड़ गई है, स्प्लिट नज़र आ रहा है, डिवाइड नज़र आ रहा है। तो फिर ये भारत की जानिब से जो धमकियां आ रही हैं फिर किन बेसिस पर आ रही हैं? आई थिंक वेल एग्रीइंग विद जो अहमद साहब ने बात की, कि मैं आई थिंक 2-3 और पॉइंट रखूंगा कि आपने अगर किसी मिलिट्री की और लीडरशिप की परफॉर्मेंस देखनी है तो आपने बेसिकली उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना, स्पेशली मॉडर्न टाइम में क्या हुआ है। तो 2019 से अगर आप देखें, पाकिस्तान भारत के साथ पहला स्क्रमिश हुआ, स्विफ्ट रिटॉर्ड में उनका आई वुड से मुंह तोड़ा गया और अभिनंदन को परेड कराया गया, लेकिन फिर आपने देखा बिल्डअप किया गया, उसको अवार्ड भी दिए गए एंड ऑल्सो प्रमोट भी किया। तो दिस इज बेसिकली
मिलिट्री। फिर 2020 में चाइना ने इनसे 4,500 स्क्वायर किलोमीटर लिए ऑक्युपाइड लद्दाख में, उसमें इंडिया की कैजुअलिटीज भी हैं और आज तक भारत नहीं ले सका। सो दिस इज द मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ अ नेशन जिसको लेट्स से वेस्ट पैम्पर कर रहा था एंड एशिया प्रिवेट एंड ऑल दैट क्वाड। और फिर वेस्ट ने रियलाइज किया कि ये बेसिकली इट्स अ डेड हॉर्स। फिर आ जाता है मई जिसमें पाकिस्तान ने आई थिंक एक डिसाइसिव, जिसमें भी बात हुई कि जो डोमिनेंस थी एस्केलेशन लेडर की भी, प्लस आई थिंक मल्टी डोमेन ऑपरेशन में जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वॉरफेयर है उसमें एक प्रोग्रेस भी दिखाया है। सो ये आई थिंक अगर चीजें मद्देनजर रखें परफॉर्मेंस पे तो ये बाकी रिटोरिक है। अभी आ जाते हैं कि वाई रिटोरिक। देखिए $85 अरब का बजट है विच इज ऑलमोस्ट 10 टाइम लार्जर देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ डॉलर। फिर अभी इनकी जो ईपी या कहें इमरजेंसी परचेजेस के इनको $3 to $5 बिलियन मिले सर्विसेज को, जो गैप कह रहे था। तो गैप का मतलब बेसिकली जैसे नाअहलियत है या नालायकी है, उसको कवर करने के लिए काफी सारी प्रोक्योरमेंट की जा रही है। और उसके अंदर फिर सीडीएस एक स्टेटमेंट दे रहा है। अनिल चौहान तो खैर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल था जिसको फिर रिटायरमेंट से उठा के फिर बिठाया सीडीएस की गद्दी पे, और वो रो रहा है जी के वेपन्स इक्विपमेंट सही टाइम पे डिलीवर नहीं होता और क्वालिटी नहीं है। और फिर आ जाता है आर्मी चीफ की वीरत भपके। आई थिंक इंडियन मिलिट्री नाउ बिकम एन इन्फो ऑफ थिएटर, क्योंकि $85 अरब का आपने बजट भी जस्टिफाई करना है अपनी आवाम को। इलेक्शन तो आपने जीतनी है, लेकिन ऑन ग्राउंड देखें अभी त्रिशूल एक्सरसाइज उन्होंने की है जहाँ पे पाकिस्तान को डराने 3 जहाज इनके गिर गए, अपने गांव के ऊपर उन्होंने ऑर्डिनेंस डिलीवर कर दिया और बड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर आप देख लेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन क्या था कि जो पेपर्स लिख रहे थे जस्ट आफ्टर आई थिंक 7 में ऑनवर्ड लिखना शुरू कर दिया था। जो सिक्योरिटी कम्युनिटी है उन्होंने बिल्कुल, चाइनीज आप देख रहे हैं, अमेरिकन हैं। फिर आप आ जाएंगे कौन कौन से लेट्स से ममालिक पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदे कर रहे हैं, तो इसमें सऊदी अरेबिया है, टर्की में भी यहाँ पे हम यहाँ बातचीत चल रही है, जॉर्डन के किंग कल गए वो तिल्ला रेंजेस पे। तो ऑल टोल्ड आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन देख लें मुस्लिम वर्ल्ड का, व्हाई दे आर टेकिंग पाकिस्तान एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो ये सारी चीजों का जवाब आ जाता है कि आप रिटोरिक करते रहे। मैं तो इनको चैलेंज करूँ 4 साल को छोड़ दें। यू वांट टू फाइट 8 आवर्स बैटल, 8 डेज बैटल, 8 महीने की लड़ाई करनी है, 8 साल की या 800 साल, तो वी आर रेडी। तो आप शौक पूरा करना तो कर लें। शाह साहब, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि चीनी आबदोज़ें भी पाकिस्तान को दी गई हैं, इससे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ताकत में कितना इजाफा होता है? क्योंकि कुछ हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ भारतीय आबदोज़ें भी पकड़ी गई, तो ये जो खित्ते में तब्दीली है इसको किस तरह से देख रहे हैं? चीनी आबदोज़ों से हम कितने स्ट्रेंथन नज़र आ रहे हैं आपको? समंदर में इस वक्त ताकत है ना, वो हमारी बड़ी भरपूर ताकत है और हमने वो ताकत कई दफ़ा शो की है। इसके बावजूद कि हमारी छोटी नेवी है और इंडिया की बड़ी नेवी, वही नंबर्स की अगर आप गेम करेंगे तो नंबर्स में तो हम कम हैं, लेकिन जो कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान नेवी की इस वक्त भी इतनी है कि उसने अपनी से 4-5 गुना बड़ी नेवी को 1965 में भी नहीं आगे आने दिया, 1971 में भी नहीं आगे आने दिया और अभी 2025 में भी नहीं आगे आने दिया। लेकिन हमें अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर बात है कि भारत अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। उसका यूएस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, वो एक्विजिशंस कर रहा है बहुत सारी दूसरे मुल्कों से, वो खुद भी चीज़ें बना रहा है और वो इस खत्ते में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, एक ब्लू वाटर नेवी बनना चाहता है। तो वो अपनी बतदरीज कैपेबिलिटी को और कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, तो हमें उसके साथ पेस मिला के चलना है। जाहिर बात है कि हम नंबर्स तो मैच नहीं कर सकते, लेकिन हम कैपेबिलिटी में ज़रूर उनके साथ मैच करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। और ये जो सबमरीन्स आ रही हैं, इनके आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये सबमरीन्स एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ हैं जो ज़्यादा वक्त पानी के अंदर रह सकती हैं। और हमारा जो इलाका है जिसको हमने डिफेंड करना है, उसके लिए ये सबमरीन्स ना सिर्फ काफ़ी हैं बल्कि उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं और हम शायद इनको और भी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कैपेबिलिटी है वो हमारी भारत के मुकाबले में अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा बराबर रही है, बल्कि उससे ज़्यादा ही रही है। और इनकी वजह से जो भी लेटेस्ट इंडक्शंस होंगी अभी नेवी में, पिछले 4-5 साल में हमने बहुत इंडक्शंस किए हैं, तुर्की से किए हैं, रोमानिया से किए हैं, चाइना से किए हैं, और हमारा इस वक्त 80 से 90% जो फ्लीट है वो नया है, जदीद तरीन है।
बिल्कुल दुरुस्त। वकार खान साहब, आपसे मेरा सवाल है, हमने देखा कि जब बिहार के इलेक्शन करीब थे तो बड़ा शुबा जाहिर किया जा रहा था कि शायद कोई मिस एडवेंचर करेगा भारत, और धमकियां भी दी जा रही थी। ज़ाहिर है मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ ना कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ जाना था, लेकिन खैर वो ख़तरा टला और मोदी को ज़ाहिर है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जीत हुई। तो अब आगे बंगाल के इलेक्शन भी आ रहे हैं, आप समझते हैं कि बंगाल के इलेक्शन के लिए भी मोदी कोई इस किस्म की कोई कैंपेन लॉन्च कर सकता है या कुछ कर सकता है? ये अभी जो रिसेंट धमाका हुआ दिल्ली में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद रिएक्शन क्या था, आपने देखा बड़ा ल्यूक फॉर्म रिएक्शन था, बिकॉज जैसा आप कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो। अच्छा, मेरा अपना एक स्टांस है मोदी पे और आरएसएस पे। आई फील कि आई विश के दे कंटिन्यू फॉर अनदर 10 इयर्स। और जितनी फॉल्ट लाइंस अभी देखें, जो हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन थी बड़ी इमर्ज होकर सामने। मैं मीडिया की रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम डॉक्टर्स की बात हो रही है, इंजीनियर्स के भी कह रहे हैं हमें तो शक है। तो अगर ये तकरीबन 25 करोड़ की आबादी, लाइक हम कहते हैं 30 करोड़ है, भारत कहता है 20 है, समवेयर इन बिटवीन 25 करोड़ इज ऑलमोस्ट यूरोपियन यूनियन से आप कहते हैं 75% आबादी है मुसलमानों। इट्स अ ह्यूज, सो एवरी 5th-6th पर्सन इज मुस्लिम। तो अगर ये शक पैदा होता है तो आई थिंक इंडिया हैज अ सीरियस ट्रबल इंटरनली। ये इट कैन रिजल्ट इनटू वेरी आई थिंक अगली सिचुएशन, खुदा ना खास्ता सिविल वॉर हो सकती है। तो मोदी साहब अपने शौक पूरे कर रहे हैं, बंगाल भी चले जाएं, बाकी जो है दे कैन गो टू द साउथ आल्सो। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स अ बैड आई वुड से टाइम कमिंग फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ ये जो फॉल्ट लाइंस उन्होंने। बिल्कुल वकार खान साहब, पिछले दिनों तो भारत और तुर्की के ताल्लुकात में भी हमने देखा कि काफी खराबी नजर आ रही थी, उसको भी उस पे भी कमेंट कीजिएगा। जी, आई थिंक वो लास्ट टाइम भी था और अभी जब इन्होंने फिर लिंक किया जी कि खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पे टेररिस्ट को सपोर्ट, मतलब दिस इज बेसिकली एन एब्सर्ड लॉजिक टू पुट प्रेशर। हालत यह है कि इन्होंने एक टर्किश कंपनी जो भारत में काम करती थी, मैनेज करती थी उनके एविएशन सेक्टर को, कमर्शियल एविएशन को, उसको पहले निकालना चाहा और फिर मजबूरी में दे हैड बिकॉज दे डिडंट हैव पीपल टू ऑपरेट। बाकी जो टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान का एक रिलेशनशिप है जो सारी दुनिया पता है। फिर कभी आर्मीनिया के साथ लेट्स से डिफेंस एग्रीमेंट बढ़ाना चाहते हैं भारत, और दे जस्ट वांट टू पुट एन इनडायरेक्ट प्रेशर। यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं कराता। टर्की में अभी हमारे फ्रेंड्स है जैसे कि आवर बॉर्डर स्टार्ट फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इस्लामाबाद इज आवर फोर्ट्रेस एंड लिटरली दे से जी कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को डेंट होता है तो इस्लाम पूरा फॉल करता है एंड वी विल नॉट लेट इट। तो इट्स अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप और इसी की मेरे साथ जलन है एंड वी एंजॉय इट। भारत जितना मर्जी कर ले, यहाँ पे पीपल लाफ एट। बिल्कुल।